जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। आज से हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं किरण की बुक से। ये आपकी किरण की बुक है। इसमें जितने पेपर आपके लिए गए हैं दिल्ली पुलिस के सारे 38 सेट के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से हम मैथ करेंगे। आपका 15 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। रीजनिंग और मैथ मिलाकर टोटल 40 नंबर का आपका रोल रहेगा इस दोनों सब्जेक्ट का। और आपने अगर इस किरण की बुक से अगर 38 सेट अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए तो आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज से हम करेंगे सेट नंबर 1। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मैं अवेलेबल करवाता रहूंगा। ठीक है, पूरी किताब की मैं डाल दूंगा, आपको किताब भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे काम चल जाएगा आपका। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। ए किसी कार्य को 40 दिनों में करता है, बी 50 दिनों में करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया। पहला स्टेप आपने क्या करना है, कुल काम निकालना है। कोई भी ऐसी संख्या यहाँ पर ले सकते हैं जो दोनों जिससे डिवाइड हो जाए, 40 से भी और 50 से भी। वो संख्या 200 है। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ये होती है अक्षमता यानी कि एफिशिएंसी। एक दिन में ए एक कितनी टेबल बनाता है, 5 बनाता है, बी बनाता है 4। ये लगातार दोनों साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। ए करता है 5 टेबल का निर्माण, 4 ये बना देता है बी। टोटल मिलाकर 9 टेबल बनाते हैं एक दिन में। और 5 दिन में कितनी बना देंगे, इन्होंने 45 टेबल बना दी। अब क्या करता है, बी ने काम छोड़ दिया। कुल टेबल 200 बनानी थी, 45 टेबल इन्होंने दोनों ने मिलकर बना दी। अब कितनी बच गई, 155 टेबल बच गई। यानी कि जो शेष काम है वो ये है 155 टेबल बनाने का। अब भी यहां से चला जाता है तो कौन बनाएगा, ए बनाएगा। शेष काम को कितने दिन में कर देगा, जब ये एक दिन में 5 बनाता है टेबल तो 155 को कितने दिन में बना देगा, 5 3 15, 5 एकम 5, 31 दिन का समय लगेगा शेष टेबल को यानी कि शेष काम को करने में एक। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़ाकर 13 से 1/2% हो जाती है तो ब्याज 3690 रुपए बढ़ जाता है। तो बताना है मूल राशि क्या होगी, यानी धनराशि बतानी है, प्रिंसिपल। देखो, 9% साधारण ब्याज की दर थी और 13 सही 1/2% हो जाती है तो यहाँ से कितने प्रतिशत ब्याज ज्यादा मिला है, यानी बढ़ चुका है, वो बढ़ा है 4 सही 1/2%। 4 दूनी 8 और 1 9/2% क्या है, ब्याज ज्यादा। ठीक है, जो कि किसके बराबर दे रखा है, 9/2% यहाँ से ब्याज ज्यादा मिला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ रुपयों में कितना दे रखा है, 3690 रुपए। इस तरीके से तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे में करेंगे 9/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा डायरेक्ट राशि आ जाएगी, प्रिंसिपल आपका। 9 से काट देना, 9 चौका 36, 9 एकम 9 0, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 82,000। तो डायरेक्ट आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। मूलधन कितना हो जाएगा, 82,000। इस टाइप के सवालों में कोई फार्मूला यूज मत करना, इसको कॉमन सेंस से ही हम सोल्व कर लेंगे। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों और सवारी का प्रयोग करती है तो 2 घंटे कम लगते हैं। यानी पहले कितना समय लगता था, 3 घंटे 20 मिनट में से 2 घंटे घटा दिया तो सवारी में जाने आने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो बताना है यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिया जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। ठीक है, अगर हमें पता चल जाए वो पैदल कितने समय में पहुंचती है मंदिर में तो हम आंसर निकाल पाएंगे। देखो, सवारी से इतना समय लगता है तो हमें पता चल जाएगा एक तरफ का समय कितना है सवारी में लगता है, यानी कि सवारी से जाती है और वापस आती है मंदिर से घर पे तो 1 घंटा 20 मिनट। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 घंटे में 60 मिनट और ये 20 मिनट हो जाएंगे 80। तो 80 मिनट का आधा कर देंगे। एक तरफ सवारी में से 40 मिनट का समय लगता है, इसमें से 40 मिनट घटा देंगे। 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट और 20 जोड़ देंगे तो 200 मिनट। इसमें से माइनस कर देना सवारी वाला तो पैदल का पता चल जाएगा। वो पैदल मंदिर में जाती है तो कितना समय लगता है, 160 मिनट का समय लगता है। और वापस भी आएगी तो क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना कर देंगे तो 320 मिनट का समय लगेगा। तो बताना सवाल में ये है कि दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय, तो इसका आधा समय कितना हो जाएगा, 160। 160 को आप लिख सकते हो 120, यानी कि 2 घंटे 6 दूनी 12 और 40 मिनट, इतना समय लगेगा भाई। ये आंसर हो जाएगा। इनका कोई फार्मूला नहीं होता, वैसे कॉमन सेंस से निकालने वाले सवाल होते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल गिवन है, एक्स और वाई संख्याएं मान लेते हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या, इनका गुणनफल है ये। तो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। देखो, ये होता है शेषफल, ये होता है भागफल, ये होता है भाज्यक और ये होता है भाज्य। और फार्मूला क्या बनता है, भाज्यक और भागफल को गुणा करेंगे
यानी कि 16y, और इसमें जोड़ेंगे शेषफल तो किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर होता है, यानी कि x के बराबर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 16y किसके बराबर है, x के बराबर है, और x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इस y को इसके नीचे ले जाएंगे, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 9216 अपॉन y, और यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 16y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, इसमें रख देना 9216 बाई y, यहाँ से क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9216 अपॉन 16, और इसको काटेंगे ना तो ये क्या प्राप्त होगा 576, और 576 इधर स्क्वायर है तो इसका दोनों तरफ अंडर रूट कर देना, तो y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। यहाँ से हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे 24, तो क्या हो जाएगा, हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी x की, यानी कि ये वैल्यू है आपको पता है x इज इक्वल टू 9216, इसको y की वैल्यू आपको पता है 24, डिवाइड कर देना तो यहाँ से 384 आ जाएगा, x की वैल्यू भी आपको पता चल गई, यानी कि x तो है आपका, यहाँ निकाल देता हूँ x 384, बड़ी संख्या और छोटी संख्या कितनी आई थी 24, तो इसका डिफरेंस बताना था 360, आंसर आ जाएगा, इस तरीके से सोल्व कर देगा। एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए जाने वाली 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है। देखो इतने रुपए हो जाती है का मतलब होता है मिश्र धन, ये होती है इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाउंट, इसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी शामिल है, तो ठीक है, समय है 1 वर्ष, दर है 10%। अगर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अर्धवार्षिक है ब्याज की दर, तो हम क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दे रखिए 10, तो ये 5% हो जाएगी आधी, और समय हो जाता है 2 गुना, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष, इस तरीके से। अब यहां से क्या करेंगे, हम मूलधन निकालेंगे, और उस मूलधन का फिर बताएंगे कि भाई उस मूलधन पर 4/2/5 साल में पहले से 3 गुनी ब्याज पर साधारण ब्याज क्या होगा, यहां से मूलधन निकालेंगे। पहले तो देखो मूलधन कैसे निकालेंगे, 5% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/20, और एक आसान तरीका से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या होता है, ये प्रिंसिपल है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, सीआई है, और ये हो जाएगा 20 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर 21 रुपए, ये अमाउंट बन जाएगी, ये प्रिंसिपल है। 2 वर्ष का समय है तो एक बार और कर देना, 20 से 21 3 होता तो एक बार और कर देते, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, 400 ही हो जाएगा, 441। ये दे रखा है अमाउंट मिश्र धन किसके बराबर, 20947 20947.50 बटे में 1 यूनिट की वैल्यू 441, निकालना क्या है, ये है प्रिंसिपल, ये निकालना है, हमें गुणा में 400 कर देना, तो इसको काटेंगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा, आंसर नहीं आया सॉरी, 19,000 आपका प्रिंसिपल आ गया मूलधन। तो इस प्रिंसिपल मूलधन पर 19,000 पर ब्याज 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 10% का 3 गुना हो जाएगा 30, इस दर से कितने समय में, 4/2/5, 5 का 20 और 2 22/5, इतने समय में, ठीक है, गुणा में बटे में 100 कर देते हैं, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा, देखो साधारण ब्याज 20 से 20 5 31, अगर आंसर निकालोगे तो हो जाएगा 25,080, ये हो जाएगा साधारण ब्याज। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। 2 छात्र हैं ए और बी, इनको पुरस्कार राशि के रूप में 4400 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, तो बताना है यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया, अगर बी को 100 दिया गया है तो इसको 120% निकालेंगे, 100 का हो जाएगा 120, इसको 120 रुपए दिए गए होंगे, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, ही हो जाएगा 2 6 के 12 2 5 10, यानी कि बी को 5 रुपए दिए गए हैं तो ए को 6 रुपए दिए गए हैं, कुल मिलाकर 11 रुपए, जो कि किसके बराबर है, 4400 रुपए के 11 चौक 44, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। बताना है कि बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया, तो इसको 5 को क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 400 से गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य x रुपए मान लेते हैं, तो इस अंकित मूल्य पर क्या है, 15% डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब 85% मूल्य रह गया होगा उसका डिस्काउंट देने के बाद, और उसको फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, अब मूल्य रह गया 80%। इसके बाद फिर एक डिस्काउंट और दिया जाता है 18% का, तो इसका मतलब 82% रह जाएगी वैल्यू, और ये होने के बाद घटकर कितने रुपए की हो जाती है, सेलिंग प्राइस 2230.10 रुपए की, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 2230.10 गुणा में ऊपर चले जाएंगे 100 गुणा में 100 गुणा में 100, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 85 गुणा में 80 गुणा में 82, पॉइंट हटाने के लिए एक बार 100 यहाँ लिख लेना, ये पॉइंट हट जाएगी, इसको काटना है और आंसर कितना आ जाएगा, सीधा 4000, काट के देख लेना, ठीक है, इसको काटेंगे ना सीधा 4000 आंसर आ जाएगा।
एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। मान लेते हैं वो लागत मूल्य उसका 100 रुपए है, ध्यान से समझना, कॉस्ट प्राइस अगर उसका 100 रुपए है लागत मूल्य, तो लाभ जो है ना इसका 120% है, यानी कि लाभ कितना है 120%, 100 का 120% 120 हो जाएगा। और इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसमें लाभ जोड़ देंगे 100 में, तो यानी कि सेलिंग प्राइस है 220 रुपए। तो ये इसमें क्या रखा है, कॉस्ट प्राइस को अगर 25% बढ़ा दें तो 100 का 25% 25, तो अब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 125 रुपए। और सेलिंग प्राइस को नियत रखें, यानी इसमें कोई चेंज नहीं करें, तो बताना है कि लाभ कितना हो जाएगा, और वो भी कितने पर, सेलिंग प्राइस पर लाभ बताना है। तो यहां से 125 रुपए की चीज वो 220 रुपए में बेचता है, तो 95 का उसे लाभ हुआ है। और किस पर निकालना है लाभ, इसमें स्पेशल बोल रखे हैं, इस पर निकालना है, सेलिंग प्राइस पर, यानी 220 पर। तो गुणा में कर देना, सो यहां से आ जाएगा 43.18%, लगभग आपका ये है। तो पूरा पूरा पूछे तो यहाँ पर 43% भी आप लगा सकते हो इस तरीके से। इनका गुणनफल 0.529 और गुणा में 2.01, इनका गुणनफल 1 से कितना अधिक है, तो इनको गुणा करके देख लेना, ये आ जाएगा 1 से कितना अधिक है, देखो 1 से कितना अधिक है, 0.6 आएगा यहाँ पर 6329, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन में भी आपको दे रखा होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 3। एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने के खूंटे से बंधी है, रस्सी की लंबाई 14 है दे रखी है। तो बताना है कि उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां पर गाय चर सकती है। पाई 22/7 लेना है, फार्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है आपका 22/7 गुणा में आर कितनी हो जाएगी, 14 का आधा कर देना, 7 गुणा 7, इससे काट देना, 154 आ जाएगा आंसर इस तरीके से। 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन है 62,000, 5 का। एक आदमी का इसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट लग जाती है और उसका वेतन बढ़ जाता है, और नया औसत क्या बन जाता है 64,250। तो नया बन जाता है, वो बन जाता है 64,250 रुपए। कितनी बढ़ोतरी हुई यहाँ से, तो ये माइनस कर देगी, इसमें से हो जाएगा 0.5, ठीक है, इसमें से घटा देंगे 62,000, ये बचेगा 2, और 4 में से 2 गया 2, इतनी बढ़ोतरी हुई है। तो 5 से गुणा कर देना, 5 आदमी है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 250, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस लेकर 5 से गुणा कर देना, या फिर ऐसा भी हो सकता है 5 को गुणा कर, देखो 5 का औसत वेतन ये है ना, तो इसको 5 से गुणा कर देना, फिर 5 का इंक्रीमेंट लगने के बाद वेतन ये है तो इसको गुणा कर देना, जो भी आए उनका डिफरेंस आपका यही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में और घरेलू खर्च और राशन पर 40% खर्च कर देता है, और जो शेष राशि बचती है उसका 50% शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च कर देता है। तो उसकी मासिक बचत 3800 रुपए है, तो शिक्षा और अन्य मदों पर कितना खर्च किया है ये बताना है। मान लेते हैं उसकी कुल आय 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए मान लेते हैं, तो 22% यहाँ खर्च कर दिए, 40 यहाँ कर दिए, तो मिलाकर दोनों कुल यहाँ पर 65% खर्च हो गए। तो उसका मतलब बचेंगे शेष कितना, 38% बच गया, ठीक है। 38% का मतलब 38 रुपए ही मान लेते हैं, ठीक है, 38 रुपए बच गए उसके पास। अब इन 38 रुपयों का 50% है, इसका मतलब इसका आधा 16 रुपए ये उसके पास अंतिम तौर पर बच जाते हैं, जबकि सवाल में दे रखा है 3800 रुपए उसकी मासिक बचत है। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, सॉरी 2 निमा 18 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 19 रुपए, और ये दे रखा है 3800, तो 19 दूनी 38, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200। और यहाँ से मैंने माना था कि कुल 100 रुपए है उसकी आय, तो 100 को भी क्या कर देना 200 गुणा कर देना, कुल आमदनी आ जाएगी 20,000। यहां से आपको 20,000 पता चल गया कि उसकी आय है, और इस 20,000 में से उसने क्या किया था, देखो यहाँ पर खर्च कर दिए 62,000, और शेष कितने बचे थे, इसका मतलब 38%, यानी इसका 38% शेष बचा है, और इस राशि का 50% आधा इस पर खर्च किया है, शिक्षा तथा अन्य मदों पर। तो सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 3800 रुपए खर्च किए हैं, रुपयों में बताना था, तो ये आंसर हो जाएगा। 24.5, 16.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की विमाओं वाले लोहे के एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इस घनाभ का आयतन जो कि ये होता है, सबको गुणा कर देंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, जो किसके बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा, गोला बना दिया है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन, यहाँ से त्रिज्या बतानी है, बस सिंपल है बिल्कुल। देखो मैंने एक चीज तो देखी, नोटिस करी है यहाँ पर, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, काटने में भी दिक्कत सी होती है, थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान रखें, ठीक है। कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन आपके ज्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 4/3, 22/7, इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 7/22, उल्टा करके 3/4, गुणा करके काट देना, ये आ जाएगा। और ये देखो किसका क्यूब होता है, 10.5 का क्यूब होता है, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से त्रिज्या ही हो जाएगी।
थोड़े से लेंथी निकलते हैं क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दे रखी है, जो पूछे गए क्वेश्चन है देख लिया मैंने। तो अपनी कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से बनाए रखना। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे इसमें जोड़ने पर योगफल इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 34 32 दे रखे है ना, इसमें ऑप्शन से उठाकर कोई भी रख देना, यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा। ये देखो ये हो जाएगा 34 40, ठीक है, 3 और 1 4, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 10 से भी हो जाएगी, 6 से भी, 5 से भी, 8 से भी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, ठीक है। जहां पर आपको लगे यहाँ पर ऑप्शन से ट्राई करने में अच्छा, मतलब कम समय लगता है, तो ऑप्शन से ट्राई करके आपने आंसर को निकाल देना है। तो ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लिया करो, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। और ये किताब है आपकी, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, कमेंट में लिख देना जय महाकाल।